आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के हिंदी का ये दूसरा चैप्टर है और हमारे चैप्टर का नाम है ममता। ठीक है, इस चैप्टर को लिखने वाले हमारे जो लेखक हैं वो है जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, इनका जीवन परिचय मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इनका जीवन परिचय मिल जाएगा जो कि मेरे द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आपको जो भी चीज़ें बताऊंगा या जो भी चीज़ें आपको उदाहरण दूंगा, इन सभी चीज़ों को बड़ा ध्यान से सुनिएगा और वैसे ही जाके आप अपने एग्जाम में लिखिएगा ताकि एक बेहतरीन सा नंबर आपको मिल जाए। ठीक है, बोल दो भैया हाँ तो बोल देना भैया हाँ। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि ममता कौन होती है, ममता की स्थिति कैसी होती है, ममता कहाँ कहाँ जाके अपने जीवन को व्यतीत करती है, आखिर ममता होती कौन है। ठीक है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। बिहार एक राज्य है। बिहार राज्य में एक जिला पड़ता है भभुआ जिला। कौन सा जिला भैया? भभुआ जिला, याद रखना भभुआ जिला। भभुआ जिला में एक जगह है सासाराम। सासाराम में शेरशाह सूरी का जन्म भी होता है और शेरशाह सूरी का मकबरा भी सासाराम में बनाया गया होता है। लेकिन उसी भभुआ जिले में एक और है रोहतास दुर्ग। रोहतास में एक किला पड़ता है, उसे कहते हैं रोहतास दुर्ग। उस रोहतास किले में एक पंडित चूड़ामणि रहते थे, एक मंत्री चूड़ामणि रहते थे। उस मंत्री की एक बेटी थी ममता। इसी ममता की पूरी कहानी बताई गई है, इसी ममता के बारे में इस चैप्टर में कहा गया है। दोस्तों ध्यान से समझना, ये जो ममता है ना, ये ममता विधवा होती है। और विधवा हम किसे कहते हैं? जिनके पति मर गए होते हैं। तो ममता के जो पति हैं ना, वो बचपन में ही मर गए होते हैं, मृत्यु हो गई होती है, मौत हो गई होती है। तो ममता एकदम उदास होती है अपने पति के चिंता में, अपने पति के दुख में, अपने पति के मरने के दुख में। तो देखिए, आपको तो एक शब्द देखने को मिल रहा है भैया विधवा, लेकिन ध्यान से समझिए, ये विधवा शब्द बहुत घातक शब्द होता है। जो विधवा स्त्रियां होती हैं ना, वो घुट घुट के जीती हैं। उन्हें समाज का फर्क होता है, वो समाज के कई चीज़ों को सामना करना पड़ता है विधवा स्त्रियों को। विधवा स्त्रियां जो होती हैं ना, उन्हें समाज एकदम तुच्छ प्राणी समझता है, एक छोटा सा प्राणी समझता है। समाज उन्हें कई गंदी नज़रों से देखता है विधवा स्त्रियों को। विधवा के लिए जो विधवा का जीवन होता है ना, खुद के लिए ही भारी हो जाता है। ठीक है, तो वैसी ही हालत एक ममता की थी जो रोहतास दुर्ग में चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी हमारी ममता। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या करिएगा दोस्त मेरे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए ममता को किसी बाहरी चीज़ की कमी नहीं थी, क्योंकि ममता के जो पिता थे वो मंत्री चूड़ामणि थे। इसलिए ममता को रहने की, न खाने की, न पीने की, न सोने चांदी की, इस किसी भी चीज़ की कमी ममता को नहीं थी। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे, बोलो भैया हाँ। ये दोस्त मेरे जो पॉइंट्स है ना, ये आपके ही किसी न किसी बुक से मैं लेके यहाँ पे लिखा हूँ। ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट्स को आपको नोट्स करना है। इस पॉइंट्स को एग्जाम देने से पहले आपको बार बार रिवाइज करना है। मैं सारे पॉइंट्स को आपको डिटेल में बताऊंगा, एक एक पॉइंट्स को बताऊंगा। लेकिन आप इस पॉइंट्स को यदि नोट्स किए रहेंगे ना, तो आप जब भी इसे पढ़ेंगे आपको ये हमेशा के लिए याद रहेंगे। और इसमें लिखा है कि रोहतास दुर्ग किला बिहार के भभुआ जिले में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना। और रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री कौन थी? ममता थी। ठीक है, और ममता एक विधवा थी जिसके पति बचपन में ही मर गए होते हैं, ये भी बात ध्यान रखना दोस्त मेरे। और पिताजी मंत्री थे, इसलिए ममता को रहने, खाने पीने, सोना चांदी की कमी नहीं थी। लेकिन पति की मृत्यु होने के बाद ममता को ना तन की सुख थी, ना मन की सुख थी। ठीक है, ध्यान देना इस बात को और इस चैप्टर में इस वाले पॉइंट को याद रखना। ठीक है, देखिए आगे क्या होता है कि ममता अपनी जो महल है ना, महल के ऊपरी वाले भाग में एक खिड़की थी। उस खिड़की पे बैठ के ममता हमेशा रोया करती थी, हमेशा चिंता में डूबी हुई रहती थी और बाहर सोन नदी के उफान को वो देखती रहती थी। कुछ देर के बाद चूड़ामणि फिर से आते हैं, लेकिन इस बार जब आते हैं तो वो 10 सैनिकों को अपने साथ में लेके आते हैं और 10 के 10 सैनिक अपने हाथ में थाल में सोना लिए होते हैं। तो ममता जब देखती हैं कि इतने सारे सैनिक सोना लेके आए हुए हैं, तो ममता पूछती हैं कि पिताजी ये इतने सारे सैनिक सोना लेके क्यों आए हुए हैं? तो पिताजी कहते हैं कि हमारे दुर्ग पर आक्रमण होने वाला है। कौन आक्रमण करने वाला है? कि यहाँ पर शेरशाह सूरी आक्रमण कर देगा। इसलिए पहले के ज़माने में जो राजा होते थे ना, वो 4 नीतियाँ अपनाते थे, साम दाम दंड भेद। आप जरूर सुने होंगे। ठीक है, आपने कभी तो जरूर सुना होगा कि साम दाम दंड भेद। पहले समझाया जाता था, फिर दाम दिया जाता था, फिर दंड दिया जाता था, फिर उसका निवारण किया जाता था। तो जो शेरशाह सूरी था ना, उसने क्या किया कि पहले सोना दिया कि ये सोना ले लो और अपने राज्य में सभी लोग यहाँ से चले जाओ, ये राज्य मेरा हो जाएगा।
लेकिन जब सोना ममता के सामने जब वो जाता है ना, तो ममता उसे इनकार कर देती है। क्या कहती हैं? इनकार कर देती हैं। क्यों करती हैं? कहती हैं कि मैं एक ब्राह्मणी हूँ। ब्राह्मणी का मतलब होता है कि मैं एक ब्राह्मणी हूँ, और ब्राह्मण धर्म में मैं धर्म में रिश्वत नहीं ले सकती हूँ किसी से। मैं देखो ब्राह्मण हूँ, मेरी इतनी भी बुरी स्थिति आ जाएगी, मैं मानती हूँ कि मेरी स्थिति सबसे इस दुनिया में ख़राब हो जाएगी, फिर भी मैं भीख मांग के, भिक्षा मांग के मैं सबसे खा पी के जी लूँगी, लेकिन रिश्वत नहीं लूँगी, अपने ईमान को नहीं बेचूँगी, अपने देश को नहीं बेचूँगी रिश्वत लेके। यह चीज़ सुनकर, ममता की बातों को सुनकर जो चूड़ामणि होते हैं ना, वो ममता की इस बातों को सुनकर एकदम पिघल जाते हैं, उसकी बातों को सुनकर फक्र महसूस करने लगते हैं और सारे के सारे सोना शेरशाह सूरी को लौटा देते हैं। ध्यान से, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से देखना क्या मैं लिखा हूँ यहाँ पे, साथ साथ लिखते रहिएगा कि चूड़ामणि फिर से 10 सैनिकों को लेकर वापस आता है और सभी सैनिक थाली में सोना लेकर आते हैं। होता क्या है कि ममता कहती है यहाँ पे कि मैं ब्राह्मणी हूँ और अपने धर्म का पालन करूँगी और किसी राजा के लिए दिए हुए रिश्वत को कभी भी मैं नहीं लूँगी, और कहती हैं कि इस रिश्वत से कई गुना अच्छा है कि मैं ब्राह्मणी हूँ, भीख या भिक्षा मांग के अपने जीवन को व्यतीत कर लूँगी, लेकिन मैं ये रिश्वत नहीं लूँगी। ठीक है। अब होता क्या है कि शेरशाह सूरी रोहतास दुर्ग पर आक्रमण कर देता है, यानी ममता जिस महल में रहती है उस महल पे शेरशाह सूरी आक्रमण कर देता है। क्यों आक्रमण करता है? क्योंकि जो ममता होती है वो रिश्वत लेने से मना कर देती है। ठीक है। पहले आप शेरशाह सूरी के बारे में जानिए कि शेरशाह सूरी कौन थे। ठीक है। देखिए, शेरशाह सूरी का जो जन्म था ना, वो सासाराम में हुआ था, और इनके जो मकबरा बने हैं ना, शेरशाह सूरी का मकबरा, वो भी सासाराम में ही है। ठीक है। देखिए, शेरशाह सूरी क्या होते हैं ना कि एक बार हुमायूं से युद्ध लड़ते हैं। इसे चौसा का युद्ध कहते हैं। 1539 ईस्वी में युद्ध लड़ा जाता है, और हुमायूं बेचारा एकदम डरपोक आदमी होता है, युद्ध को बीच में छोड़ के भाग जाता है। कहाँ जाता है भाई? भाग जाता है, युद्ध को बीच में ही छोड़ के। ठीक है। हुमायूं बीच में ही युद्ध छोड़ के भाग जाता है, और शेरशाह अपने आप को विजयी घोषित कर देता है, और वहीं पे अपना नाम रखता है शेरशाह। पहले इसका नाम होता है फरीद खां, लेकिन अब इसका नाम हो जाता है शेरशाह। ठीक है। तो ये मुगल साम्राज्य को चलाने लगता है। अब मुगल साम्राज्य का शासक भी बन जाता है, और हुमायूं बेचारा भाग जाता है। मैं आपको एक कहानी बताऊंगा कि भाग के कहाँ जाता है। ठीक है। तो शेरशाह सूरी अब रोहतास दुर्ग के किले पर आक्रमण करता है। जैसे ही आक्रमण करता है, चारों तरफ अपनी सेना लगाए हुए रहता है। जैसे ही रोहतास दुर्ग का दरवाजा खुलता है, चूड़ामणि पाया जाता है, इसलिए वो तलवार जैसे ही निकालता है, चूड़ामणि वहीं पे मारा जाता है। और चूड़ामणि मरने के बाद सब लोग ममता को खोजने लगते हैं। सारे सैनिक, ममता एक खंडहर के रास्ते से भाग जाती है। ममता एक खंडहर के रास्ते से भाग जाती है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। ममता जो होती है वो खंडहर के रास्ते से कहीं एक भाग जाती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सारे सैनिक रोहतास दुर्ग को, किले को एकदम छान लेते हैं, लेकिन ममता वहाँ पे नहीं मिलती, क्योंकि ममता खंडहर के रास्ते से कहीं भाग गई होती है। और शेरशाह सूरी जो होता है वो सारे रोहतास दुर्ग के सोना आभूषण को लेके कब्जा करके वहाँ से चला जाता है। ठीक है। देखिए ध्यान से, आपको यहाँ से यदि समझ में नहीं आया तो आपको पॉइंट से जरूर समझ में आ जाए। देखो, मैं ऐसा क्यों किया हूँ कि एक बार आपको ऐसे बता रहा हूँ, एक बार यहाँ पे ऐसे बता रहा हूँ। देखो, एक बार तो मैं आपको पूरी कहानी बता दे रहा हूँ कि कहानी में क्या क्या घटित हुआ, एक बार मैं आपको पॉइंट्स बता दे रहा हूँ। आप इस पॉइंट्स को यदि नोट करेंगे ना, मेरे साथ साथ यदि बोलते हुए यदि इस पॉइंट्स को लिखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर इस कहानी में घटना क्या क्या घटित हुई थी। ठीक है। देखिए, लिखा इसमें, अंततः शेरशाह सूरी रोहतास दुर्ग के किले पर आक्रमण कर देता है। हाँ भैया, शेरशाह सूरी का जन्म बिहार के सासाराम में हुआ, और इसका मकबरा भी सासाराम में ही बना हुआ है। शेरशाह सूरी का युद्ध हुमायूं से हुआ, जिसे चौसा का युद्ध कहते हैं, 1539 ईस्वी में। हुमायूं युद्ध को बीच में छोड़कर भाग जाता है। शेरशाह अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है और मुगल साम्राज्य को अपने अधीन कर लेता है। ठीक है। शेरशाह की मृत्यु तोप फटने के कारण हो गई, बेचारे की मृत्यु हो गई, तोप ही फटा और मर गया। और हुमायूं बेचारे की मृत्यु कैसे हुई? पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर गया और हुमायूं मर गया। भाई, हिस्ट्री पढ़ना तो हुमायूं के बारे में जरूर पढ़ना, बेचारा बड़ी इसकी किस्मत खराब होती है। ठीक है। शेरशाह सूरी ने ममता के पिता को मार दिया। ये बड़ी कहानी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। शेरशाह सूरी ने, जो मुगल शासक था, उसने ममता के पिता को मार दिया, और ममता कैसे वहां से बची? खंडहर के रास्ते से भाग के बच गई थी। ठीक है। रोहतास जिले में जितने भी खजाना थे, शेरशाह सूरी ने सबको लूट लिया, और सभी सैनिक ममता को खोजने लगे, लेकिन ममता वहां से कहीं दिखाई नहीं थी। अच्छा भैया, आप लोग पूछोगे कि ममता कहाँ गई? देखिए, सारनाथ, आप देखें, सारनाथ वाराणसी में पड़ता है।
ठीक है। देखो सारनाथ वाराणसी में पड़ता है, जहां बुद्ध जी अपना प्रथम उपदेश दिए थे, जिसे ऋषि पतनम के नाम से जानते हैं। और सबसे ज़्यादा महात्मा बुद्ध कहाँ उपदेश दिए थे, ये भी पॉइंट नोट करिएगा। देखो सबसे ज़्यादा महात्मा बुद्ध उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, लेकिन पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। तो सारनाथ के पास ही एक खंडहर था। खंडहर यानी जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, जहाँ पत्थर उत्थर पहाड़ वहाड़ जो होते हैं ना, थोड़े मोड़े होते हैं, पत्थर उत्थर के अवशेष होते हैं, वैसे खंडहर कहा जाता है, पुराना घर। उस खंडहर के पास एक छोटी सी कुटिया बनाकर वहाँ पे ममता अपने जीवन व्यतीत करने लगी। कि ममता सारनाथ के पास एक खंडहर में कुटिया, एक झोपड़ी बनाकर रहने लगती है। और ममता का जीवन और दुखी हो गया, क्योंकि ममता का पति, ममता का पिता, ममता की माता और ममता के जितने भी प्रजावासी थे रोहतास दुर्ग के, सब के सब खत्म हो गए थे। और ममता अब क्या थी, अनजान, टूटी हुई, दुखी, अकेली, एक असहाय स्त्री हो गई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए एग्जाम में आपको किसी भी तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि चूड़ामणि कौन थे, चूड़ामणि कहाँ के राजा थे, ममता कैसे अपने जीवन को व्यतीत की, और शेरशाह सूरी कैसे आक्रमण किया। देखो एग्जाम है, आपको किसी भी तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। मेरा काम ये है दोस्त मेरे कि आपको पूरी कहानी एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझा दूँ, चाहे वो कैसे भी समझाऊँ आपको, बस आपको बढ़िया तरीके से समझा दूँ। यदि मैं आपको समझा देता हूँ ये कहानी, तो आप इसको कैसे भी करके आप इसको एकदम बेहतरीन तरीके से लिख के आएंगे, याद करने की आपको जरूरत ना पड़ेगी, ठीक है। ध्यान देना। आगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कहता हूँ कि आपको मैं एक चीज़ बताया था, चौसा का युद्ध। उस चौसा के युद्ध में हुमायूं बेचारा भाग गया था। भाग के कहाँ गया था, उसी ममता के कुटिया के सामने गया था। भागते भागते भागते, हाँफते हाँफते, उसके शरीर पर तलवार की चोटें लगी हुई थी, तो एकदम मरने के कगार में था। कुटिया के पास जाते ही हुमायूं बेहोश हो जाता है। क्या होता है भाई, याद रखना, बेहोश हो जाता है। तो ममता सोचती है कि मैं इसकी मदद करूँ या ना करूँ। तो ममता कहती है कि मैं एक ब्राह्मणी हूँ, और ब्राह्मण धर्म में कभी ऐसा नहीं होता है कि सामने कोई पाप होते हुए देख ले ब्राह्मण। इसलिए ममता उस हुमायूं की मदद करती है, ब्राह्मण होते हुए भी मुस्लिम की मदद करती हैं और उसकी जान बचाती हैं। किसी तरह बेचारा तलवार लेके किसी तरह खड़ा होता है अपने बदौलत। ममता कहती है कि तुम तो एक मुगल शासक हो, और तुम ही मुगल शासक मेरे पिताजी को मारे हो, मेरी पूरी संपत्ति को छीन ली हो, आज मैं इस कुटिया में हूँ, तुम ही मुगल शासक की देन है, तो क्या तुम भी अब मुझे भी मार डालोगे, हुमायूं से कहती है। तो हुमायूं कहता है कि मैं तैमूर वंश का राजा हूँ, और तैमूर वंश का राजा हूँ इसलिए स्त्री पे कभी छल नहीं करता हूँ। मेरा आज दिन खराब था इसलिए मैं युद्ध से भाग गया हूँ, अन्यथा मैं कभी युद्ध से भागता नहीं हूँ। भाई अब हार गए तो हार गए। तो कहता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तुम्हें कभी भी यहाँ परेशान नहीं करूँगा, ठीक है। ध्यान देना। लेकिन ममता के अंदर एक अंदर चीज जलन का भाव उत्पन्न हो रहा था। जलन इसलिए था कि ममता उसे बाहरी आवरण से, अपने धर्म के आवरण से, अपने ब्राह्मण होने का बस फर्ज निभाई थी। वो अपनी ममता, अब वो चाहती तो वो खुद कभी नहीं उसका इलाज करती हुमायूं की, लेकिन वो ब्राह्मण थी। और दोस्त मेरी याद रखना, जो ब्राह्मण लोग होते हैं ना, वो कभी भी किसी को असहाय नहीं देख सकते हैं, सामने किसी भी चीज़ को कष्ट होते हुए नहीं देख सकते हैं। इसलिए वो हुमायूं की बाहरी तरफ से उसकी क्या करती हैं, इलाज करती हैं, जिससे हुमायूं क्या होता है, सही हो जाता है। इसलिए ममता अपने आप पर पश्चाताप भी करती हैं और पश्चाताप नहीं भी करती हैं। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। ममता खुद पे पश्चाताप करती भी है और ममता खुद पे पश्चाताप नहीं भी करती है। लिखा है कि एक दिन ममता कुटिया के पास एक आदमी भागता हुआ आया, और वह आदमी कोई और नहीं था बल्कि हुमायूं था, जो शेरशाह से चौसा के युद्ध में लड़ रहा था और युद्ध छोड़कर भाग गया था। ममता का दुश्मन होते हुए भी ममता जान बचाती है हुमायूं की। हुमायूं अपनी तलवार के सहारे खड़ा होता है और कहता है कि मैं तैमूर वंश का राजा हूँ, स्त्री के संग कभी छल नहीं करूँगा, और यहाँ अब इसके बाद मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, ठीक। आप ये सोचिए कि एक ऐसी स्त्री जिसका बचपन में पति मर गया हो, पूरा जीवन रोते रोते व्यतीत की, जैसे ही युवा हुई उसके पिता मर गए, माता भी मर गई थी पहले ही, और उसका सारा साम्राज्य भी छीन गया हो, और वो एक कुटिया में जाके शरण में रह रही है। उस स्त्री पे क्या गुजरेगी, उस स्त्री पे एक दयनीय स्थिति गुजरेगी, ठीक है। देखो ममता वहाँ पे हुमायूं की इलाज कर देती हैं। हुमायूं कहाँ जाता है, हुमायूं तो इस देश में रहता नहीं है, हुमायूं भाग जाता है ईरान। कहाँ भागता है भैया, ईरान। याद रखना कहाँ भागता है हुमायूं, ईरान जाता है। वहाँ पे जाकर शेख सफवीद शाह, याद रखना इस नाम को, शेख सफवीद शाह की मदद लेकर वह फिर भारत आता है, और 1555 ईस्वी में वह भारत पे फिर कब्जा कर लेता है हुमायूं। और इस बार अपने गद्दी पे नहीं बैठता है, बल्कि अपने पुत्र, हुमायूं का पुत्र अकबर, हुमायूं का पुत्र अकबर, ठीक है, ध्यान रखना, हुमायूं का पुत्र अकबर, तो वह अपने गद्दी पे नहीं बैठता है बल्कि अपने पुत्र अकबर को वहाँ पे बैठा देता है।
ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। भाई 47 साल का मतलब समझते हुए एक आदमी की पूरी आधी उम्र लग जाती है। 47 साल बाद एक घुड़सवार आता है, ध्यान से सुनना दोस्तों मेरे। उस दिन से 47 साल बाद तो ममता जवान रहेगी कि बूढ़ी हो जाएगी? तो बोलोगे भैया बूढ़ी हो जाएगी। 47 साल बाद एक घुड़सवार आता है। घुड़सवार सबसे पूछने लगता है कि हमारे यहाँ हुमायूं एक राजा थे जो यहाँ पे आके एक जीवन व्यतीत किए थे। तो ममता कहती है कि यहाँ पे एक मुगल शासक आके यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत किया था। एक दिन वो चोटिल था और मैंने उसकी मदद की, वह हुमायूं था। कौन था भाई? हुमायूं था। तो घुड़सवार कहता है कि यहाँ पे हमारे राजा एक मंदिर बनवाएंगे। ममता कहती है अब मैं उस मंदिर का क्या ही करूँ भाई, मैं उस मंदिर का क्या ही करूँ, जब मैं अपने जीते जीते मैं उस मंदिर को नहीं देख पाई बनते हुए। अब तो मैं मरने जा रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, तुम मंदिर बनाओ, चाहे तुम कुटिया बनाओ, चाहे तुम अपना घर बनाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं है। तो ममता यह बात कहते कहते ममता मर जाती हैं। और ममता के मरने के बाद, ठीक है, ममता के मरने के बाद वहाँ पे जो हुमायूं का लड़का अकबर है, हुमायूं का लड़का कौन थे? अकबर थे। अकबर वहाँ पे अष्टकोण मंदिर बनवाते हैं। देखो ये जो मंदिर आपको दिख रही है ना, ये अष्टकोण मंदिर है। ठीक है, किसकी मंदिर है? अष्टकोण मंदिर है। और इस अष्टकोण मंदिर पे आप जाएंगे घूमने के लिए ना, तो वहाँ पे लिखा गया है कि सातों देश के राजा हुमायूं एक रात यहाँ पे व्यतीत किए। ठीक है, एक रात यहाँ पे विश्राम किए। सातों देश के राजा हुमायूं एक रात यहाँ विश्राम किए, लेकिन वहाँ पे ममता का नाम नहीं था। ठीक है, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वहाँ पे ममता ही, ममता के द्वारा ही हुमायूं वहाँ पे बचे। तो भाई जयशंकर प्रसाद जी किसकी बातें कर रहे हैं इस चैप्टर में? वह कह रहे हैं कि ममता को तो देखिए कि जिसने जान बचाई, जिसने उस राजा की जान बचाई, वहाँ पे ममता का नाम नहीं है। हाय रे असहाय वैसी स्त्री को, जिसने अपने पति खोया, जिसने अपनी माँ खोई, जिसने अपना पिता खोया, जिसने अपना साम्राज्य खोया और एक कुटिया में जाके अपना जीवन पूरी की पूरी जीवन व्यतीत कर दी। एक छोटी सी नन्ही सी जान पूरी जीवन व्यतीत कर दी कुटिया में अपने शत्रुओं का नाश देखने के लिए। बोलो हाँ भैया हाँ। तो आपको मैं सारे पॉइंट्स यहाँ पे बता दिया हूँ, सारे चीज़ों को बता दिया हूँ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो भी तो ध्यान रखिएगा, एक बेहतरीन सा अपना एग्जाम दीजिएगा और एक बढ़िया सा नंबर लेके आइएगा। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। क्या लिखूँ? तब तक के लिए सेवा समाप्त।